लीनियर प्रोग्रामिंग होता है क्या, देखो किसी भी इंडस्ट्री को चलाने का मेन ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी इंडस्ट्री को चलाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वन हाँ, प्रॉफिट। तो अर्न प्रॉफिट और करना नहीं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी करना। ठीक है, प्रॉफिट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को या टाइम को मिस करना। करेक्ट, कोई भी यही चाहेगा ना कि जो मेरा प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो और खर्च या जो है वो कम से कम हो, मतलब कम टाइम में कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मेरा रेवेन्यू आ जाए। तो यही है टारगेट ऑब्जेक्ट। तो इस टारगेट या इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ना एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको बोलते हैं क्या, लीनियर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग। यहाँ पे देखो दिया है, लीनिंग इज ए मैथमेटिकल technique designed for planning and decision making. Linear programming problems are also known as optimization problems. Mathematical programming optimization of a certain function called objective function subject to given conditions or restrictions. अब थोड़ा सा टेक्निकल, यहाँ पे देखो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, जो अपना मेन गोल जो हमको अचीव करना है, जैसे मुझे चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मेरा टारगेट है। तो जो हमारा टारगेट है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन। बट ना टारगेट करने के लिए ना अपने रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। जैसे सबसे पहला फाइनेंस, लिमिटेड ही होता है आदमी के पास, नहीं होता है। करेक्ट, तो एक लिमिटेशन है पैसे का, मनी, फाइनेंस। दूसरा पावर का, लेबर का। ऐसा नहीं कि मैं हजारों लेबर को रख सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी जितने लोगों को पे करने की मैं उतनी ही लेबर रख सकता हूँ, तो मैंने कि इतने इतनी रख सकता हूँ, इतना खर्च कर सकता है। फिर हो सकता है जगह कम हो, इतनी इतनी ही जगह है मेरे पास। देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन या कंडीशंस, जिनको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टेक्निकल क्या बोलते हैं, बोलो। कंस्ट्रेंट्स। तो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो बीच में रुकावटें है या रिस्ट्रिक्शंस है उनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, और अपने टारगेट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फंक्शन। तो अब ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन किया जाए, ये अपने को कौन बताता है, अपने को। अब मेरे को लीनियर है, तो लीनियर का मतलब क्या, हम लोग जितनी भी इक्वेशंस के साथ डील करेंगे ना लीनियर प्रोग्रामिंग में, ऑल लीनियर। लीनियर मतलब जिनका पावर 1, जैसे 2x + 3y = 180, एक ऐसी इक्वेशन है, लीनियर है। क्यों? क्योंकि x पे 1 है, y का पावर कितना है। तो जितने भी इक्वेशंस हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, ऑल इक्वेशंस विल बी लीनियर एंड हेंस इट इज नोन एज प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको भी बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है चैप्टर का, समझ में आ गया ना क्या उसका। इसमें देखो ये जो फर्स्ट पेज है ना, दिख रहा है, सेकंड पेज पे भी थोड़ा सा, ये तुम लोग पूरा रीड करेंगे तो तुम लोग को और क्लैरिटी। मैंने सिर्फ एक बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये रीड करना क्यों जरूरी है मालूम है, क्योंकि पेपर में तुम लोगों को आने वाला है 12 मार्क का। कितना मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा? 12 मार्क्स। 12 मार्क्स। क्यूज, ट्रू फॉल्स, एंट्री, फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट, 12 मार्क बन के करो। हर चैप्टर में ये जो ऊपर डिटेलिंग्स दिया हुआ है ना चैप्टर का, वो एक बार रीड करो, कॉन्फिडेंस आएगा। और साथ ही एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के साथ ऐसे 3 इनफैक्ट 4 क्वेश्चन है मिसलेनियस,
फोर्थ वाला जो है ना, ये मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चन है सब, जो भी हमने एक्सरसाइज में किया उनमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ट्रू फॉल्स, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो तुम लोग का काम यही है, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है ना अपना, तो थोड़ा जो ऊपर थ्योरी पार्ट दिया है ना, रीड करने का, और उसके मेन मेन पॉइंट अपनी खुद से नोटबुक में लिख लोगे, तुम लोग को याद रह जाएगा, लंबे जाएगा, और उसके बाद फिर ये जो एमसीक्यूज है ये सॉल्व करोगे तो और पक्का हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? फ्लो समझ में आ गया सबको? ठीक। अब देखो, इसमें टोटल 2 एक्सरसाइजेस है, बट रिड्यूस सिलेबस है ना, उसमें तो नहीं है, ठीक है। 6.1 6.2, बट रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से 6.2 है। लेकिन देखो, मैं फिर के 2 टाइप बता देता हूँ, 2 क्वेश्चंस, तो एटलीस्ट तुम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि चैप्टर में हो क्या रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड? Yes, sir. अब आ जाते हैं 6.1 पे। दिख रहा है 6.1? Yes, sir. एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है हमको, इसको क्या मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है। पहले रीड करते हैं क्या दिया, फिर एक एक करके इसको करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ गैजेट्स ए एंड बी, मतलब मेन प्रोडक्ट्स यहाँ पे कौन है? ए एंड बी। अब इनको बनाने के लिए दे आर फर्स्ट प्रोसेस्ड इन द फाउंड्री एंड देन सेंट टू फिनिशिंग। बनाने के लिए पहले फाउंड्री में उनको प्रोसेस किया जाता है, और फिर मशीन शॉप में भेज दिया जाता है, और उसके बाद अपने को फाइनल, ठीक है। Hours of labor required in each shop for production of A and B, and the number of man hours available for the follows. डेटा आपने को दिया है, गैजेट ए बनाने के लिए फाउंड्री पे कितना टाइम लगता है, बोलो? 10 आवर्स। और मशीन शॉप पे कितना लगता है? 5। गैजेट ए बनने के लिए लगता है, ऐसा मैं मान सकता हूँ, राइट? गैजेट बी का 1 यूनिट बनने के लिए फाउंड्री पे 6 आवर्स लगता है, और 6. मशीन शॉप पे लगता है, मतलब इन ऑल ले कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। 10 आवर्स। देखो, टोटल अपने पास कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? 60। मतलब इस फाउंड्री अवेलेबल नहीं है, मैं मैक्सिमम 60 घंटे तक की फाउंड्री को यूज कर सकता हूँ, और मशीन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? 35 आवर। अच्छा, एक और चीज, जब भी कोई अपनी अवेलेबिलिटी बताता है ना, फॉर्म में बताता है अपनी अवेलेबिलिटी, मैक्सिमम फॉर्म में। अवेलेबिलिटी कोई भी अपनी कौन से फॉर्म में बताता है? मैक्सिमम फॉर्म। जैसे अगर मैं 10 बजे तक हूँ यहाँ पे लेक्चर के, तो वो 10 बजे तक क्या है, मैक्सिमम, उसके आगे मैं अवेलेबल नहीं। तो अवेलेबिलिटी हमेशा कौन से सेंस में बताते हैं? मैक्सिमम फॉर्म में। और मैक्सिमम के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है मालूम है? ये वाला, लेस देन और इक्वल टू सिंबल यूज होता है। लेस देन इक्वल। हाँ, लेस देन उल्टा है थोड़ा, मैक्सिमम के लिए लेस देन और इक्वल, उतना या उससे। मैक्सिमम का एक और मतलब क्या होता है? एटमोस्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम या एटमोस्ट के लिए ये सिंबल। अच्छा, अपना रिक्वायरमेंट कोई भी कैसे बताता है? रिक्वायरमेंट अगर
तुम लोग को पास हो, रिक्वायरमेंट क्या है, 35 मार्क्स है ना, रिक्वायरमेंट क्या है, 35 में। तो 35 मार्क्स मतलब उतना मिलना ही चाहिए, उससे कम मिलेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मिला तो चलेगा। रिक्वायरमेंट हमेशा कौन से फॉर्म में बताया जाता है, मिनिमम फॉर्म में। रिक्वायरमेंट हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, मिनिमम फॉर्म। और मतलब एटलीस्ट, ठीक है। और इसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, इक्वल टू, इक्वल मतलब कम से कम तो उतना होना ही चाहिए, उतना भी चलेगा या उससे ज्यादा, कम नहीं ज्यादा। चलेगा लेकिन कम नहीं चलेगा, समझ रहे हो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, मैक्सिमम के लिए साइन, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। मैक्सिमम को एटमोस्ट भी बोलते हैं, और मिनिमम एटलीस्ट मतलब ओके, क्लियर। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं ना कि मशीन फाउंड्री जो है वो 60 आवर्स अवेलेबल है, दिख रहा है फाउंड्री का अवेलेबल टाइम 60 आवर्स, तो ये कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है, मैक्सिमम। 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 और ये 35 आवर्स भी कैसा है, मैक्सिमम। क्लियर, क्लियर। अब देखो, ये तो हमको दिया ही है, ये सारा डिटेल टाइमिंग का, फाउंड्री का, मशीन का। एक फाइनल वैल्यू क्या दी कि एक का अगर मैं एक यूनिट सेल करता हूँ ना तो मुझे कितना प्रॉफिट होता है, 30 रुपीज। 30 रुपीज 30 का एक यूनिट बेचने पे 20 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो हमको क्या करना, फॉर्म्यूलेट द एलपीपी टू मैक्सिमम प्रॉफिट। पूरे वर्ड प्रॉब्लम को किस में कन्वर्ट करना है, एलपीपी के फॉर्म में, सो जाए मैक्सिमम प्रॉफिट। maximum profit. मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कोई बता सकता है, फॉर्मुलेट द एलपीपी, बट फॉर्मुलेट हैं प्रॉफिट को प्रॉफिट फाइंड करने के मैक्सिमाइज करने के लिए। मैक्सिमाइज करने। अब प्रॉफिट को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कब होगा, इनपुट बढ़ाने के बाद। नहीं नहीं नहीं, मतलब क्या है, वो गैजेट्स किनेंगे बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा ना। यस सर। अभी सवाल ये है कि गैजेट इतना यूनिट वो लोग बनाए, गैजेट बी का कितना यूनिट बना। कितना यूनिट बनाए, और बनाए कि उसको फिट क्या हो, मैक्सिमम। तो ओवरऑल यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एंड प्रोड्यूस्ड। ओके, ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया क्या है, यस सर। पक्का। Yes, sir. ठीक है, अब कैसे करने का यहाँ पे ध्यान से देखें। तो क्योंकि मेरे को मालूम है क्वेश्चन तीन पूछ रहा है कि ए और बी नीचे है ना, मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, लेट फर्म इज x units of gadget and y units of gadget b, x units of gadget a and y units of gadget b। अब देखो, यही वाला यहाँ पे बना देंगे, ठीक है, सेम टू सेम। सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मालूम है? के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x और b के ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, फैक्ट्री, मशीन शॉप, 10, 5,
660 सिर्फ एक्स्ट्रा मैंने देखो ए और बी के साथ ए का x यूनिट बन रहा है और बी का y यूनिट बन रहा है। अब सबसे पहले इसमें देखो क्या x और y कभी नेगेटिव नहीं। मतलब कैसा हो सकता है कि कोई कंपनी -10 यूनिट्स ए का बना दे और -50 यूनिट्स बी का बना नो दे? सर, नहीं हो सकता। एक्स और वाई हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 या जीरो भी हो सकता है कि कंपनी बना ही नहीं रही है कुछ गैजेट ए का, 0 यूनिट मैन्युफैक्चर करे तो 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा। ज्यादा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट 0 से कम नहीं हो सकता। तो सिंस एक्स वाई कैन नॉट बी ऐसा लिखो, सिंस number of units gadget A and B, therefore x and y cannot be negative। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि x will always be greater than or equal to 0 and y will always than or equal to 0, right? यस सर। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी का, क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट। नॉन नेगेटिविटी। ये हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। पहला अपना जो स्ट्रेंथ है ना, ये नॉन नेगेटिविटी का ही बनेगा हमेशा, ठीक है? मैं देता हूँ नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। लिमिटेशन है और वाई नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है? चलो दूसरी इसमें कंडीशन या लिमिट हमारे पास ये पूरे सिस्टम क्या लिमिटेशन है हमारे लिए? तो किस चीज के बारे में बोल रहा है वो कि ये इतना इतना अवेलेबल है टाइम? किस? फाउंड्री और मशीन शॉप। फाउंड्री एंड मशीन यस, फाउंड्री और मशीनरी मशीन शॉप। तो पहला है वो किससे रिलेटेड है? फाउंड्री से, कि फाउंड्री कितने टाइम के लिए अवेलेबल है? 60 60 आवर। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट किसके लिए आएगा? फाउंड्री का। तो मैं ऊपर क्या हेडिंग दे देता हूँ? फाउंड्री कंस्ट्रेंट। बताओ कि गैजेट ए का एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर। फाउंड्री पे गैजेट ए का एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 10 आवर्स। और हम कितना गैजेट ए का? एक्स यूनिट। तो एक यूनिट के लिए 10 घंटा लगता है, तो एक्स यूनिट के लिए कितना टाइम लगेगा? 10x। तरह बी का एक यूनिट बनाने के लिए फाउंड्री पे, अभी मैं फोकस किस पे रख रहा हूँ? अपना फाउंड्री पे। तो बी का बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स। 6 आवर्स। तो हम बी का कितना यूनिट बना रहे हैं? वाई तो वाई यूनिट्स बनना टाइम लगेगा टोटल 6y। 6y। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ, एक यूनिट बनाने के लिए फाउंड्री पे कितना? 10x। और बी का y यूनिट्स बनाने के लिए फाउंड्री पे कितना टाइम जाएगा? तो टोटल टाइम यूज हो रहा है 10x प्लस 6y। ये प्रोसेस के लिए और ये गैजेट बोलो गैजेट बी प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? अब ये दोनों टाइम मिला के मैक्सिमम कितना है अपने पास? 60 आवर्स। मतलब उतना या उससे कम। कम। तो कौन सी साइन आएगी? लेस देन और
60। तो कंस्ट्रेंट या लिमिटेशन या कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन हो गया फाउंड्री का, ठीक है। ये दोनों मिला के 60 से कम, ठीक है, ये एक लिमिटेशन। और कौन सी लिमिटेशन है या और कौन सा कंस्ट्रेंट है? मशीन शॉप। नेक्स्ट बना मशीन शॉप कंस्ट्रेंट। बोलो मशीन शॉप कंस्ट्रेंट, फोकस पूरा मशीन शॉप पे रखो। एक यूनिट बनाने के लिए 5 आवर्स लगता है, हम कितने यूनिट बना रहे हैं? एक्स यूनिट। के लिए कितना टाइम लगेगा? 5x। 5x। देन बी का एक यूनिट 4 आवर्स लगता है, तो y है 4y। 4y। और ये दोनों मिलाकर मैक्सिमम अवेलेबल है मशीन शॉप 35 आवर्स। 35। तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू 35। तो 3 रिस्ट्रिक्शन नेगेटिविटी जो हर जगह आएगा हर क्वेश्चन में। फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक कंस्ट्रेंट या एक लिमिटेशन का था, वो बोल रहा था 60 आवर्स के लिए, और दूसरा कंस्ट्रेंट किसके लिए था? मशीन शॉप के लिए, कि यार वो सिर्फ 35 आवर्स के लिए ही अवेलेबल है, ठीक। ये अपनी क्या है लिमिट। अब इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है अपना? प्रॉफिट। बोलो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? प्रॉफिट। मतलब जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना, वही अपना टारगेट, ऑब्जेक्टिव टारगेट। और टारगेट या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ओके। अब ये जो प्रॉफिट है, यानी कि ए का एक यूनिट 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो हम कितने यूनिट्स बेचेंगे? ए के एक पे अगर 30 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो एक्स पे कितने का प्रॉफिट होगा? 30x। 30x। तरह के एक यूनिट पे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है ना, पर यूनिट, 20 पर यूनिट। तो अगर 20 रुपए का होता है तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो टोटल y यूनिट्स पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 20। तो क्या हो जाएगा? 30x प्लस 20y। और इसको करना क्या है हमको? करना क्या है? मैक्सिमाइज करना है। तो भी मैक्सिमाइज, ओके। समझा मैंने इसका पूरा क्वेश्चन? ये जितने भी चीजें है ना, उनको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में और एक एलपीपी मॉडल को कन्वर्ट करना है। तो नाउ द अबव प्रॉब्लम कैन बी summarized as LPP as follow। कैसे समराइज करने हैं? सबसे पहले जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये प्रॉफिट, ये हमको क्या करना है? मैक्सिमाइज। कैसे लिखने का? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू प्लस, मतलब जो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? z से। इसको अचीव करने के लिए अपने रास्ते में कितनी रुकावटें थी? कंस्ट्रेंट्स कितनी? ये नॉन नेगेटिविटी, फाउंड्री और मशीन शॉप। तो ये अपना टारगेट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये अचीव करने के लिए कंस्ट्रेंट्स, सो दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू सम कंस्ट्रेंट्स, ओके। कंस्ट्रेंट्स, पहला कंस्ट्रेंट क्या है? x प्लस 6y लेस
देन और इक्वल, फिर 5x 4y लेस देन और इक्वल टू 35, और वो नॉन नेगेटिविटी एकदम लास्ट में लिखने का। ओके, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना पूरा समराइज फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड योर एलपी। इस मॉडल को क्या बोलते हैं, LPP. 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 लीनियर प्रोग्राम, लीनियर। ये हमने फॉर्मुलेट कर दिया, क्या कर दिया, Formulate. मतलब जो वर्ड मैथमेटिकल मॉडल में कर। अब इसको सॉल्व कैसे करने का ना, ये अपने को किस एक्सरसाइज में दिया है, 6.2 में। ये मॉडल ना टारगेट क्या फाइंड करना है हमको, एक्स और वाई की वैल्यूज। क्या एक्स और वाई की वैल्यूज मिली हमको यहाँ पे अभी तक? हमने सिर्फ क्या किया, जो था उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, बट इसको सॉल्व कैसे करना है और सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू करना है, वो अपने को किधर मिलेगा, 6.2 में। तो वो जब 6.2 में जाएंगे तब हम करेंगे, बट अभी ओवरऑल तुम लोग को वर्ड प्रॉब्लम को एलपी कैसे फॉर्म करना है समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसको फंक्शन ऑफ एलपीपी बोलते हैं, क्या? Formulation of LPP. और 6.2 क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एलपी। 6.2 क्या है, Solution of LPP. Solution of LPP. तो सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्व कैसे करना है, कैसे, नेक्स्ट आगे सीखेंगे। बट आई होप सबको ये 6.1 का पहले वाला जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम लोग है ना, तो एक क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, 2। अब इसमें देखो, एक कैटल ब्रीडिंग फर्म है, इट इज प्रिस्क्राइब्ड दैट द फूड एनिमल must 14, 22 and 1 unit of nutrients A, B and C respectively। मतलब वो फर्म है कैटल ब्रीडिंग फर्म, उसमें हर एनिमल को इतना इतना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, ए, बी और सी का। ए का कितना मिलना चाहिए, 14, 22, 22, और सी का 1. One. ये क्या है, 14, 20 these numbers, these are, जैसे यहाँ पे था ना कि फाउंड्री और मशीन जो है वो क्या है, अवेलेबल है इनके लिए, है ना। 14, 22 और 1 क्या है, न्यूट्रिएंट्स ए, बी और सी का रिक्वायरमेंट है। क्या मतलब, हर एनिमल को ए का 14 यूनिट्स, बी का 22 यूनिट्स और सी का नहीं चाहिए। तो बराबर, यहाँ वर्ड मिनिमम यूज नहीं किया, बट बाय डिफॉल्ट हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट कैसा होगा, Minimum. अगर तुम बोलोगे किसी को यार 14 की जगह सिर्फ 10 ही यूनिट न्यूट्रिएंट दे देता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, चलेगा क्या? नहीं, sir. मिनिमम 14 यूनिट्स तो देना ही पड़ेगा। 14 से ज्यादा दोगे तो चल जाएगा, बट 14 से कम नहीं। तो हमको बी और सी के क्या दिए हुए हैं, रिक्वायरमेंट। ओके, हाँ। अब मार्केट में टोटल 2 फॉडर अवेलेबल है। फॉडर मतलब फूड है, फॉडर 1 और फॉडर 2। फॉडर 1 में देखो, तो ये इंग्रेडिएंट्स है, न्यूट्रिएंट ए 2 यूनिट है, न्यूट्रिएंट बी 2 यूनिट है, न्यूट्रिएंट सी 1 यूनिट, और फॉडर 2 1 यूनिट, न्यूट्रिएंट बी 3 यूनिट और न्यूट्रिएंट सी 1 यूनिट अवेलेबल है। ठीक है, और फॉडर कॉस्ट कितना है, 3 rupees per unit. 3 rupees per unit. और So unit. तो फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द Cost. टारगेट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेन टारगेट क्या था पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, Maximize profit. या
प्रॉफिट को करना। अब यहाँ पे मिनिमाइज कॉस्ट। मिनिमाइज करना, ठीक है। लेकिन कॉस्ट को मिनिमाइज करने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके न्यूट्रिएंट वो हम कम दे रहे, है ना। कोई ऐसा ना सोचे कि यार कम खर्चा करना है तो चलो इनको कुछ लो ग्रेड के मटेरियल खिला देता हूँ, तो उससे क्या होगा, अपना कॉस्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन वो जो एनिमल्स को जितना मिलना चाहिए क्या वो मिलेगा? नो सर। नहीं तो हमारा टारगेट यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी फुल और हमारा कॉस्ट भी क्या, मिनिमाइज। हाँ, कम से कम हो, मिनिमम हो। तो ओवरऑल अभी जैसा क्वेश्चन में तो मैक्सिमाइज करना था बराबर, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता था? वो जो गैजेट ए और बी है वो कुछ हम बना के बेनिफिट होगा ना। तो ओवरऑल वहां पे हमारा टारगेट क्या था? एक्स और वाई फाइंड करना, और एक्स और वाई क्या थे कि गैजेट ए का कितना यूनिट और गैजेट यूनिट, बराबर, सही है? यस सर। तो अब ये क्वेश्चन में नो डाउट कॉस्ट मिनिमाइज करना है, बट कॉस्ट ले पूछ क्या रहा है, इनडायरेक्ट क्या है, बोलो क्या करना है, क्या फाइंड करना है करने के लिए, बोलो। कितना फॉर्डर हाँ, परचेस? फॉर्डर 1 कितना परचेस और फॉर्डर 2 कितना परचेस करें, करेक्ट। तो हम क्या यहाँ पे मैंने लिखा है, कैटल ब्रीडिंग फर्म परचेजेस X यूनिट्स ऑफ फॉर्डर 1 एंड Y यूनिट्स ऑफ फॉर्डर। तो यहाँ पे देखो ये सेम टेबल जैसे मैंने इससे पहले कॉपी पेस्ट किया था, सेम टेबल हम कॉपी किए, बट फॉर्डर में क्या लिखेंगे, मतलब फॉर्डर 1 के साथ क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, और फॉर्डर 2 में वाई। y। और एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हो टेबल में, क्या मालूम है, देखो उसने ए बी और सी के रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है 14, 22, 1 इन तीनों के, है ना। यहाँ पे मैं क्या बना देता हूँ, एक खुद का कॉलम रिक्वायरमेंट, ठीक है। हाँ, न्यूट्रिएंट ए का है 14, फिर बी का 22। सी का 1, ठीक है। 1। तो हमें तो एक्स्ट्रा ये वाली 7 बना दूंगा, ओके। जैसे यहाँ पे टाइम अवेलेबिलिटी के साथ था वही सेम चीज यहाँ पे भी, बट यहाँ रिक्वायरमेंट आ गया। अब सबसे पहले नॉन स्ट्रेंट, क्या हम फॉर्डर 1 और फॉर्डर 2 के नेगेटिव पैकेट्स यूनिट्स खरीद सकते कि भाई मेरे को -5 यूनिट फॉर्डर 1 का दे और -10 यूनिट्स कर सकते हैं सर? नो सर। नो सर। तो वहाँ पे भी सेम यही आएगा, सिंस एक्स एंड वाई आर नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एंड फॉर्डर 2। तो इसलिए एक्स और वाई नेगेटिव सेम आ जाएगा, एक्स ग्रेटर वाई ग्रेटर देन, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट अपना कौन सा आएगा? 7। नहीं नहीं नहीं, अभी इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल मत देखो, मतलब यहाँ पे हमने ऐसा वर्टिकल देखा था, अलाइनमेंट वैसा क्या हुआ। यहाँ पे देखो जो मेन प्रोडक्ट है वो यहाँ थे और उनको बनाने के लिए फाउंड्री और मशीन शॉप ऐसा दिया हुआ था। यहाँ देखो मेन, और उनमें जो चीजें है वो यहाँ पे दी हुई है, समझ रहे हो? इसका अलाइनमेंट और इसका है अपना, सॉरी, जो कंस्टेंट है वो यहाँ पे किन चीजों का है? न्यूट्रिएंट्स का है ना। यस सर। इनमें चाहिए वहां पे किस, फाउंड्री इतने ही टाइम के लिए अवेलेबल है, मशीन शॉप इतने, तो वहां पे लिमिटेशन फाउंड्री और मशीन शॉप्स के लिए था। लिमिटेशन किसके लिए? न्यूट्रिएंट ए, न्यूट्रिएंट बी और न्यूट्रिएंट सी के लिए, ठीक है। तो पहला जो कंस्टेंट है वो रहेगा। अब देखो ए का टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो
एक अगर मैं लेता हूँ फॉर्डर 1 का, तो फॉर्डर 1 में न्यूट्रिएंट ए कितना आएगा 2 यूनिट। तो अगर हम x एड रहे फॉर्डर 1 का तो कितना हो जाएगा 2x। और वैसे ही फॉर्डर 2 के एक पैकेट में का न्यूट्रिएंट ए है, तो खरीदोगे तो टोटल कितना न्यूट्रिएंट मिल जाएगा हमको, मतलब y। तो न्यू क्या हो जाएगा 2x प्लस y और ये दोनों मिल के मिनिमम कितना होना चाहिए 14 14। मिनिमम, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 14। तो ये अपना ए का कंस्ट्रेंट। एवरीवन कोई Yes, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? No, sir. देखो ये वाले क्वेश्चन का अलाइनमेंट अलग था, यहाँ पे मिरर दिए हुए थे में, बट यहाँ पे मेन प्रोडक्ट किधर दिए हुए हैं, हेडिंग में दिए हुए, मेन हेडिंग में। ओके, कंस्ट्रेंट जो है वो नहीं होता है, वो मेन प्रोडक्ट से एसोसिएटेड जो चीज है ना उनका कंस्ट्रेंट होता है। गॉट इट? Yes, sir. तो न्यूटेक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 14, न्यूट्रिएंट बी का 2x plus 2x 2x plus 2x 3y plus 3y greater than or greater equal to than greater than equal x plus x y plus y greater than plus equal y to 1। greater than equal to 1। ठीक है, कंस्ट्रेंट के बनेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे। तो यहाँ क्या है, टू मिनिमाइज द cost. cost। कॉस्ट। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा था, वैसे अब इसमें क्या आएगा कॉस्ट। अब देखो 1 रुपया, तो हम कितने पैकेट खरीद रहे हैं, x तो क्या हो जाएगा 3x। और वैसे एक पैकेट का कॉस्ट 2 रुपये का कितना हो जाएगा 2y 2y तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा 3x प्लस, 2y फिर उसको समराइज करके लिख लेंगे। समझ गया? बोलो समझ Yes, sir. गया? यस सर। तो अब तुम लोग देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने पूरा स्क्रीन पे लिख ही रहे कर दिया है। 1 के बाद तुम लोग को 2 भी सॉल्व करना है और 3 भी सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? 2 3 मेरे को वापस क्या आ गया, अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसमें भी मैंने मालूम है ए और बी के अंदर ये रॉ मटेरियल, मतलब ए और बी बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल्स लगते हैं पी और क्यू। कितने टाइम के लिए अवेलेबल है 120, और क्यू कितने टाइम के लिए अवेलेबल है 100 hours 160। तो कंस्ट्रेंट किसका बनेंगे P and Q. पी और क्यू के बनेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है हमारे main product प्रोडक्ट्स। जूम कर लेंगे कि जो ए का कितना यूनिट बना रही है, ए एक्स यूनिट्स और बी का y यूनिट। तो नंबर 1 के जैसा, बट अलाइनमेंट देखो तो नॉर्मल अलाइनमेंट यही है। ऐसा मेन प्रोडक्ट इधर होते हैं और यहाँ पे उनसे के उनको बनामेंट होता है ना, वो इधर दिया होता है। बट ये फर्स्ट वाले में थोड़ा सा उल्टा दे दिया था उसने। समझ गया एवरीवन? Yes, sir. Yes, फिर तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। देख रहे हैं सेम वैसा ही है 6 भी, है ना? yes sir। और इस वाला है ना, ये खाली यहाँ पे जैसे टेबल दिया है ना, तो वो टेबल की जगह पे ऐसे सारी चीजें वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है वर्ड। चलो ठीक है, पहले तुम लोग 6 करो, सेकेंड मतलब 1 2 3 और कौन सा 6। उसके बाद मैं 4 और 5 बताता हूँ, ठीक है? ओके, सेकेंड में जब टेबल बनाओगे तो टेबल में देखो ये जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है ना, ये रिक्वायरमेंट वाला, उसके साथ ये जैसा हमने सॉल्व उसी फॉर्मेट में 2 भी करेंगे 3 भी करेंगे और
6 भी करेंगे। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, लिख लो चलो फटाफट। कितना हो गया गाइस? देखो अभी जिसका जितना भी हुआ है उतना रहने दो, बाकी करके कंप्लीट कर। अभी कौन सा बता देता हूँ, फोर्थ फिफ्थ और सेवेंथ तीनों से, फोर्थ फिफ्थ और सेवेंथ से है। अब इसमें देखो एक प्रिंटिंग कंपनी है, वो कितने टाइप की मैगजीन्स बना रही है? Yeah. 2 टाइप की मैगजीन। कंपनी अर्न्स ₹10 and ₹15 on magazine A and B per copy। मतलब एक ही कॉपी पे भी अर्निंग या प्रॉफिट होता है, और बी की एक कॉपी बेचने का ₹15 की अर्निंग होती है। These are processed on 20। मेन प्रोडक्ट कौन है? A and B. Magazine A and B. हाँ। और वो बनाने के चाहिए मशीन 1, मशीन 2 और मशीन 3। करेक्ट है ऐसा? अब आगे देखो, उसने डिटेल्स दिया है कि मैगजीन ए बनाने मशीन 1 टाइम लगता है, 2 hours. फिर मशीन 2 पे 5 आवर्स, और मशीन 2 5 और 2 ए को बनाने के लिए 2 आवर्स, 5 आवर्स और 2 आवर्स। बी को बनाने के लिए 3 hours on machine 1, 2 hours on machine 2, 6 hours on machine 3. 3 to 6। साथ ही साथ 1 to की अवेलेबिलिटी दिया है 36, 50 एंड 60 आवर्स पर वीक। तो इन तीनों की क्या दिया हुआ है अवेलेबिलिटी? 36, 50 और 60। क्या अपना हो गया? हाँ, Yes, sir. क्या मैगजीन ए की x यूनिट्स और मैगजीन बी के y यूनिट्स। नंबर 1 क्या बोलो? पहला कंसेप्ट किस? हाँ, नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी। परफेक्ट। इक्वल टू 0 y का किसके लिए आएगा? दूसरा कंस्ट्रक्ट आएगा, बोलो। मशीन 1। यस, मशीन 1 क्या बनेगा? 2x + 3y 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 30। less than less than equal equal to to 36. 36। 2y less than equal to 2x + 6y less than or equal to 60। और जो अपना मेन फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो है प्रॉफिट। यहाँ पे फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो जो अपना मैक्सिमम फंक्शन है प्रॉफिट है ना, ए का 1 यूनिट बेचने पे 10 मिलता है, तो x यूनिट बेचने पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 10x। और b का 1 यूनिट पे कितना होता है? 15। तो 15y. y पे कितना? तो टोटल प्रॉफिट कितना? 10x + 15y। 10x + 15y. तो मतलब अभी ये सेम ऐसा ही हो गया ना, जो नॉर्मल हम लोग ऊपर करते हुए आ रहे। तो अब फोर्थ की एग्जैक्टली वैसा ही फिफ्थ भी है। देखो वहां पे भी बल्ब्स और ट्यूब्स बन रहे, और उन्हीं के लिए क्या चाहिए? वो तो और भी है, यहाँ पे 3 मशीन चाहिए थे, इसमें से कितना है? मशीन 1 और मशीन 2। फिर आगे का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम ही है फिफ्थ वाला। जो है ना सेवन सेम किसके जैसा है मालूम है? सेकंड के जैसा। देखो फर्स्ट
थर्ड, सिक्स, ये सब मिनिमाइजेशन वाले क्वेश्चन थे, है ना। सेकंड बीच में कौन सा था? Minimization. तो एग्जैक्ट 7 भी वैसे मिनिमाइज करना है, कॉस्ट, है ना। लेकिन वही है, पहले इसको टैबुलेट करना पड़ेगा। तो जो है वो क्या कर रहा है, दो डिफरेंट टाइप के फूड्स प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी पेशेंट को, कि ये है आपको प्रिस्क्राइब कर, मतलब इनको आपको कंज्यूम करना है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। मतलब वो पेशेंट को मिनिमम इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट और इतना जो को मिलना ही चाहिए। और मार्केट में कितने फूड्स अवेलेबल है? ए और बी ने अपने प्रोडक्ट्स, और उनमें क्या क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। फूड में कितना है? देखो फूड ए में कितना है? फैट का 4 यूनिट, कार्बोहाइड्रेट का 14 और प्रोटीन का 8, 4 14 8 8। और बी में कितना कितना है? 6 12 और 8। रिक्वायरमेंट कितना है? फैट मिनिमम कितना होना चाहिए? 18. कार्बोहाइड्रेट और 18 हो गया। अब हम क्या अज्यूम करेंगे कि फूड ए का कितना पैकेट और बाय पैकेट, सो दैट हमारा ये रिक्वायरमेंट जो है ये भी फुलफिल हो जाए और हमारा कॉस्ट भी क्या हो? कॉस्ट भी क्या हो? बोलो। मिनिमम। और कॉस्ट यहाँ पे दिया है, पैकेट खरीदोगे आता है, और बी का एक पैकेट 3.5, अपना कॉस्ट क्या जाएगा? 4.5x प्लस 3.5 वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर। बोलो क्वेश्चन नंबर। तो अभी तुम लोग ये दोनों के लिए बना लो, 4th और 7th, और जो वाला लिखना तो उतनी इतनी जगह छोड़ देना, ठीक है। जगह छोड़ोगे तो याद रहेगा कि हाँ इनमें कुछ बात सही है ना। तो अभी ये 5 मिनट में ये दोनों कंप्लीट करो, फिर लास्ट में देखो दो क्वेश्चन से डिफरेंट है, 8 और 9। पहले ये लिख लो, फिर मैं वो जो दो डिफरेंट क्वेश्चन है वो बता देता हूँ। तो अपना एक्सरसाइज हो गया दोनों? एवरीवन देखो, ये 3 मार्क के लिए आता है ये क्वेश्चन, ये 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है 3 मार्क के क्वेश्चन है। फाइनली हुआ कि नहीं हुआ? 4 5 6 7 Done, sir. अभी काम करो, सुनो। देखो उसमें जो दो क्वेश्चन बाकी है उसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन के साथ साथ ना, जैसे हमने डिस्कस किया स्टार्ट में 6.2, वैसे तो ओमिटेड पोर्शन के, बट कॉन्सेप्चुअली ये अभी जो हमने किया ना, फॉर्मुलेट करने के बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो एक्स और वाई कैसे, वो हम लोग दो क्वेश्चन 6.2 का, तो मैं इन्हीं दोनों को ना 6.2 से कनेक्ट कर दूंगा, और क्वेश्चन। यस सर। और जिन लोगों का 1 से लेके 7 तक बाकी है, जो भी नहीं हुआ, वो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये दो क्वेश्चन और इन्हीं को 6.2 के थ्रू सॉल्व कैसे करते हैं तक बोलते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसमें से भी मैं दो क्वेश्चंस बता देता हूँ। तो अपना ओवरऑल चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा, कर सकते हैं। और 1 से लेके 7 तक अगर कुछ पेंडिंग है तो पूरा ऐसे होमवर्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? 1 से लेके 7 तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। Yes, sir. No. हो गया तो रीड कर सकते बाय सर। हैं लेक्चर में। Bye, sir. ये हम कर रहे थे 6.1, आई थिंक
क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आई होप। हाँ, Yes, sir. देखो Yes, sir. 8 और 9th जो है वो कंप्लीट करते हैं। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, 6.2 के क्वेश्चंस जो नया रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से 6.2 नहीं है, बट फिर भी ये कैसे सॉल्व करने का है उसके 2-3 क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ, तो कॉन्सेप्चुअलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, इफ जॉन ड्राइव्स ए कार एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स per hour, he has to spend rupees 5 per kilometers on petrol, and if he drives at a faster speed of 90 kilometers per hour, the cost of petrol increases to rupees 8 per kilometers. He has rupees 600 to spend on petrol and wishes to travel the maximum distance within an hour. Formulate the above problem as LPP. तो कोई बता सकता है इसमें जॉन का मेन टारगेट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है जॉन का? मैक्सिमाइज व्हाट? Distance. यस, तो ये अपना टारगेट है। डिस्टेंस जो उसको कवर करना है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, बट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए उसके पास या उसके साथ दो लिमिटेशंस है, दो रिस्ट्रिक्शंस है। कौन कौन सी लिमिटेशंस है? एक तो है पैसे, उसके पास पैसा कितना है? द मोस्ट 600 rupees. 600, ये एक उसका रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है, he cannot spend more than 600। और दूसरा कंस्ट्रेंट या दूसरी लिमिटेशन क्या है जॉन के लिए? ये देखो, टाइम। उसको जितना भी डिस्टेंस कवर करना है ना, या मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना है, वो विद इन एन आवर करना है। तो टाइम जो है वो सिर्फ 1 ही घंटा है, उसके पास 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं है। एंड खर्च करने के लिए पैसे कितने उसके पास? मैक्सिमम बोलो। 600. 600। और जो दो और इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, वो अपने को यहाँ पे, अगर वो 60 की स्पीड पे चलता है, ठीक है, वो कार जो है 60 की स्पीड पे अगर चलाता है ना, तो उसको पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा? 5 रुपीज पर किलोमीटर। 60 की स्पीड पे चलाते हुए कॉस्ट क्या बैठेगा? 5 रुपीज पर किलोमीटर। और अगर थोड़ा फास्ट चलेगा 90 किलोमीटर की स्पीड में, तो खर्चा बढ़ जाएगा, 8 का हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको ये फाइंड करना है कि जॉन जो है वो अपना डिस्टेंस मैक्सिमाइज कैसे करे। ठीक है, मैक्सिमाइज द डिस्टेंस, दिस इज द मेन टारगेट और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन और ऑफ जॉन। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले कोई मेरे को बता सकता है कि जॉन के पास वो जो डिस्टेंस कवर करना है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस, वो कवर करने के लिए कितने ऑप्शंस है? हाउ मेनी ऑप्शंस डज जॉन हैव टू कवर द मैक्सिमम? यस, पहला ऑप्शन क्या है कि वो 60 की स्पीड में जा सकता है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो 90 की स्पीड पे भी जा सकता है। ओके, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो 60 की स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? x किलोमीटर्स, और 90 की स्पीड पे 5 किलोमीटर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट जॉन कवर्स x kilometers at a speed of 60 kilometers per hour and y kilometers at a speed of 90 kilometers per hour। ओके, अगर 60 की स्पीड पे चलता है तो 1 किलोमीटर पे कितना खर्चा आएगा उसको? 5 rupees. 5 रुपीज का। 1 किलोमीटर पे 5 रुपए का। तो हम क्या जूम कर रहे हैं, वो 60 की स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? x किलोमीटर। तो एक पे अगर 5 रुपए का खर्चा है, तो x किलोमीटर पे कितना खर्चा आएगा?
5x. 5x हो जाएगा, करेक्ट। 1 किलोमीटर पे 5 रुपया, तो x किलोमीटर पे 5x। सिमिलरली 90 की स्पीड पे चलने पे पर किलोमीटर कॉस्ट है 8, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि 90 पे वो y किलोमीटर कवर कर रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8y. 8y। मतलब 50 की स्पीड पे चलने पे, सॉरी 60 की स्पीड पे चलने पे 5x का खर्चा, 90 की स्पीड पे चलने पर 8y का खर्चा, और ये दोनों खर्चा मिलाकर मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 600. हाँ, वो 600 को एक्सीड नहीं करना चाहिए दोनों कॉस्ट मिलके। तो क्या रहेगा? लेस देन और इक्वल टू 600। ये अपना कौन सा कंस्ट्रेंट बन गया? कॉस्ट कंस्ट्रेंट। क्या बन गया? कॉस्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमको ये मालूम है कि x और y डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी Negative. since x and y are distance covered, इसका मतलब x and y will always be greater than or equal to 0। तो ये तो बाय डिफॉल्ट हर क्वेश्चन में होता ही होता है, इफ यू रिमेम्बर एवरीवन। अब सेकंड जो है हमारे पास क्या है? कॉस्ट कंस्ट्रेंट। ठीक है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट क्या बन गया अपना? 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 600। 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 600। और फाइनली दूसरा और आखिरी कंस्ट्रेंट कौन सा था? टाइम का। टाइम कंस्ट्रेंट। देखो यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट के लिए तुम लोग को एक फॉर्मूला पता होगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद है ना ये बेसिक फॉर्मूला? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन Speed. स्पीड। तो अब यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना, x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड क्या ले रहा है? 60। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या लगेगा? बोलो। डिस्टेंस x किलोमीटर है और स्पीड 60 है, तो टाइम कितना लगेगा? ये है ना फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या हो जाएगा? X by 60. यस, x बाय 60। तो x किलोमीटर कवर करने का है ये स्पीड पे, तो टाइम कितना लगेगा? x बाय 60। वैसे ही y किलोमीटर अगर 90 की स्पीड पे चल रहा है तो कितना टाइम लगेगा? Y by 90. y बाय 90। और ये दोनों टाइम मिलाकर, ये दोनों टाइम मिलाकर मैक्सिमम उसके पास कितना है? 1 hour. 1 आवर। तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको देखो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बट अगर नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये अपना क्या हो गया? ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट आ गया, ये कॉस्ट कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट। और नेक्स्ट कौन सा मिल गया हमको? टाइम कंस्ट्रेंट। अब अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? To maximize distance. यस, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड given by, एंड हाँ एक और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड है ना, विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड इज डिस्टेंस इक्वल्स टू x प्लस वाई। अब ये जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम है ना? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो।
Z. यस, तो अभी ये पूरा समराइज कैसे हो जाएगा? द अबव प्रॉब्लम कैन बी समराइज्ड as an LPP as ये भी क्या आ जाएगा? मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस वाई। और ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंस्ट्रेंट कौन कौन से हैं? बोलो, पहला कंस्ट्रेंट क्या है? 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 600, x by 60 प्लस y by 90 लेस देन और इक्वल टू 1 and x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। ठीक है, अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन? Yes, sir. चलो लिख लो फटाफट, और हो जाए तो बोलो, फिर 9 पे बढ़ते हैं आगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन अपना। ठीक है, देखो 9th क्वेश्चन में क्या दिया है? The company makes concrete bricks made up of cement and sand. The weight of a concrete brick has to be at least 5 kg. Cement cost rupees 20 per kg and sand cost rupees 6 per kg. Strength consideration dictate that a concrete brick should contain minimum 4 kg of cement and not more than 2 kg of sand. Formulate the LPP for the cost to be minimum. ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक किससे मिलके बन रही है? सीमेंट और सैंड। ठीक है, सीमेंट और सैंड। अब देखो, सीमेंट जो है वो ₹20 पर केजी का है, सैंड जो है वो ₹6 पर केजी का है। ठीक है, और जो ब्रिक का टोटल वेट है, दोनों सीमेंट और सैंड मिला के, वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? बोलो। 5 kg. हाँ, मतलब वो 5 केजी से कम नहीं होना चाहिए उसका वेट, ज्यादा ही होना चाहिए। कम है तो वो नहीं चलेगा। और साथ ही साथ एक और कंडीशन क्या दिया है कि ये जो सीमेंट है ये कम से कम कितना होना चाहिए? 4 केजी। 4 kg. और सैंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा 2 केजी होना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे सैंड रेत सस्ते है ना, चलो ज्यादा उसमें सैंड भर दो। उससे क्या होगा? कॉस्ट तो कम हो जाएगा अपना, बट स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी उसकी? कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो हमको क्या करना है? एक ऐसा इंग्रेडिएंट यहाँ पे मिक्स ऐसा तैयार करना है कि जो है हमारा कॉस्ट भी मिनिमम रहे और स्ट्रेंथ भी क्या हो? मैक्सिमम रहे, या जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उस पर फुलफिल हो जाए वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खर्चा कम करने के चक्कर में हम स्ट्रेंथ के साथ उसकी कॉम्प्रोमाइज कर दें। तो ओवरऑल हमको ये डिसाइड करना है कि ब्रिक के लिए कितना सीमेंट हो और कितना सैंड हो, सो दैट माय कॉस्ट इज मिनिमम एंड एट द सेम टाइम द स्ट्रेंथ इज आल्सो द मैक्सिमम, और स्ट्रेंथ मस्ट बी एज पर द गिवन क्राइटेरिया। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या जूम कर लेंगे कि सीमेंट कितना हम मिक्स कर रहे हैं ब्रिक में। लेट the brick contains how much cement? X kg. Yes, x kg of cement and y kg of sand. Again, x और y क्या है? Weight. Since weights cannot be negative, weights cannot be negative. Therefore, x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0। ठीक है, ये अपना नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट आ गया। अब दूसरा कंस्टेंट क्या है? ये दोनों जो है वो मिल के
एटलीस्ट 5 kg होना चाहिए, ये दोनों का मिक्सचर जो है कम से कम 5 kg होना है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वेट कंस्ट्रेंट। लेट्स कॉल दिस एज वेट कंस्ट्रेंट। वेट कंस्ट्रेंट क्या बोलता है भाई कि x प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ओके, उसी तरह फिर दूसरी एक कंडीशन क्या दिया उसमें, जो सीमेंट है, सीमेंट कम से कम कितना होना चाहिए, ब्रिक शुड कंटेन मिनिमम 4 kg ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट को हमने क्या लिया है, x। तो सीमेंट कंस्ट्रेंट क्या है, व्हाट इज सीमेंट कंस्ट्रेंट, बोलो सीमेंट कंस्ट्रेंट क्या है। सीमेंट कम से कम 4 kg होना चाहिए, सीमेंट का वेट कम से कम 4 kg होना चाहिए। सीमेंट मतलब X. तो x जो है वो कम से कम 4 kg मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। और उसी तरह सैंड कंस्ट्रेंट क्या है, सैंड जो है वो 2 2 kg कैन नॉट मोर देन 2 kg, मतलब मैक्सिमम 2 kg ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सैंड मीनिंग वाई है ना, वाई, तो वाई कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 2। ओके, एंड ऑल्सो फाइनल जो पॉइंट है अपना, ये कॉस्ट ऑफ ब्रिक that is to be cost of brick which is to be minimized, is cost equal to, देखो कॉस्ट एकदम सिंपल है, सीमेंट पर केजी 20 है तो हम x kg यूज कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 20x एंड प्लस सैंड पर केजी 6 रुपीज है तो y kg का कितना हो जाएगा, बोलो 6y। 6y। तो ये अपना टोटल कॉस्ट है जिसको हमको क्या करना है, मिनिमाइज। तो अब ये समराइज कैसे करना मालूम है ना, समराइज गिवन प्रॉब्लम एज एन एलपीपी एज मिनिमाइज z इक्वल्स टू 20x प्लस 6y, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में क्या क्या आ जाएगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 2, और ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। ये आगे लिख सकते हो ना समराइज करके, यस और नो, यस सर। यस सर। चलो लिख लो। डन एवरीवन, डन। यस सर, डन। देखो मैं यही क्वेश्चन को ना कैसे सॉल्व करना है वो तुम लोगों को बताता हूँ यूजिंग एलपीपी। ये अभी हमने सिर्फ क्या किया है, फॉर्म्युलेट किया है। क्या किया है, फॉर्म्युलेट किया। और फॉर्म्युलेट देखो ऐसा कुछ हुआ होगा लास्ट में, मिनिमाइज है ना, क्योंकि कॉस्ट है तो मिनिमाइज z इक्वल्स टू 20x प्लस 6y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से थे, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 2, और लास्ट में ये। अब देखो ये क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या था, ये क्वेश्चन में मेन अपना जो टारगेट था वो कॉस्ट को तो मिनिमाइज करना था, बट मिनिमाइज करने के लिए वो ब्रिक के इंग्रेडिएंट क्या होने चाहिए थे, ये मेन क्वेश्चन था ना। तो हमने उन इंग्रेडिएंट्स को क्या लिया था कि भैया सीमेंट कितना होना चाहिए, हाँ x kg, और सैंड कितना होना चाहिए उसमें y kg। तो ओवरऑल मेरे को ये x और y की वैल्यू फाइंड करना है कि यार सीमेंट और सैंड में कितना लेके जो है ब्रिक बनाऊं तो मेरा कॉस्ट भी कम से कम आए और मेरी स्ट्रेंथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ओवरऑल आइडिया इज टू गेट वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब यहाँ x और y फाइंड कैसे करते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो अब ये जो 6.1 था ना, ये पूरा क्या था, फॉर्मेशन। क्या था, फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। अब 6.2 जो है वो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। तो मेरे को 6.2 का जो क्वेश्चन है वो करने से पहले ना इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले बताता हूँ कि ये सॉल्व कैसे होगा, तो तुम लोग को भी आइडिया मिल जाएगा कि हो क्या रहा है पूरा एलपीपी में। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं एक ब्लैंक पेज पे लिख देता हूँ। क्या ये सबने लिख लिया? यस सर। ठीक है,
शेयर ए ब्लैंक शीट। अब वो मिनिमाइज क्या था, कोई रिपीट कर सकता है? मिनिमाइज z इक्वल्स टू 20x plus 6y. x6 और कंस्ट्रेंट्स में पहला था x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 2, और ये है ना, ये अपना क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 4 स्टेप है। कितने स्टेप? 4 स्टेप। 4 स्टेप है। पहले स्टेप में क्या करेंगे? टैबुलेट करेंगे। क्या करेंगे? टैबुलेट। टैबुलेशन में टोटल कितने कॉलम बनाने का? 4 कॉलम। 1 4। ठीक है, 4 कॉलम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉलम है इन इक्वेशन, सेकेंड कॉलम है इक्वेशन, थर्ड है पॉइंट्स, एंड फोर्थ इज फिजिबल रीजन। ठीक है, अभी होता है क्या, एक एक करके देखते हैं। देखो सबसे पहले ये सारी क्या है? इनइक्वालिटीज है, बराबर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये तो इक्वेशन है। बट ये सब क्या है बोलो? जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये क्या है? सारी की सारी Inequalities. इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहली इनइक्वालिटी कौन सी है? x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू 5। दैट्स इट। अब देखो ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको कम से कम कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए? बोलो, स्ट्रेट लाइन बनाने के 2 लिए points. 2 2 points. तो ये इक्वेशन को भी अगर मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आई मस्ट नो 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो लेट्स अज्यूम दोस 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी। देखो ए को फाइंड करने के लिए क्या करो मालूम है? सिंपल तरीका है कि x को क्या रख दो? 0। x को 0 रख दोगे तो y क्या आ जाएगा? 5. हाँ 5। तो एक पॉइंट मिल गया हमको 0,5। और दूसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करो? y को 0 रख दो। तो y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. 5। ठीक है, तो ये अपने को 2 पॉइंट्स मिल गए, a और b। a है 0,5 और b है 5,0। समझा सबको कैसे फाइंड किया? पॉइंट सिंपल है, x को 0 रख के y की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे वाले में y को 0 रख के x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो लास्ट कॉलम है फिजिबल रीजन, इसके लिए क्या करना है? देखो जो इन इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन, उसमें x और y की जगह पे क्या रख दो? सीधा सीधा 0। तो क्या आएगा अगर मैं x और y की जगह पे 0 रख दूं? तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 क्या होता है? 0. 0। और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ट्रू है या फॉल्स है? False. फॉल्स है ना। 0 ना ग्रेटर है ना इक्वल है 5 से, तो फॉल्स आ रहा है, बराबर। तो फॉल्स के लिए क्या लिखने का? नॉन ओरिजिन साइड। ओके, ट्रू के लिए ओरिजिन साइड लिखने का और फॉल्स के लिए नॉन। ये होता है क्या? अभी थोड़ी देर में तुम लोग को पता चलेगा। ठीक है, बट अभी तरीका क्या है? अगर यहाँ पे 0 0 रख के ट्रू आए तो ओरिजिन साइड, और फॉल्स आए तो नॉन ओरिजिन साइड। ओके, गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, चलो दूसरी इक्वेशन क्या है? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो उसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? x इक्वल टू 4। अब देखो यूजुअली लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स, तब एक स्पेसिफिक लाइन बनती है, बराबर। Yes, sir. बट ये जो अभी अपने को इक्वेशन मिल रही है ना, x इक्वल टू 4, ये क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है तो इस लाइन को प्लॉट करने के लिए हमको पॉइंट्स भी कितना चाहिए? सिर्फ एक ही चाहिए, 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है। और अगर तुम लोग को पता हो ना तो x इक्वल टू 4 जो है वो इधर कहीं आएगा ना,
ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो x इक्वल टू 4 कैसे बन जाएगी लाइन? ये ऐसा। समझ में आया कुछ? तो इसके लिए सिर्फ कितना पॉइंट चाहिए हमको? एक पॉइंट। कौन सा? कि वो x एक्सिस पे कहां से पास हो रही है? तो किधर से पास हो रही है वो x एक्सिस पे? 4 से। 4,0 से, राइट। तो इस लाइन के लिए भी हमको एक ही पॉइंट चाहिए। सपोज वो पॉइंट को मैं ले लेता हूँ C। C क्या हो जाएगा? 4,0। और एक ऐसी लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है जो किसको पैरेलल है? किसको पैरेलल है? बोलो, किसको पैरेलल है? Y एक्सिस। y एक्सिस। तो नीचे चाहिए तो अपने रेफरेंस के लिए लिख लो पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। अभी फिजिबल रीजन के लिए क्या तरीका है भाई? x और y की जगह पे 0 रखना है। इसमें y तो है ही नहीं, सिर्फ x है। तो x की जगह पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? फॉल्स। फॉल्स। तो फॉल्स मतलब नॉन ओरिजिन साइड। ओके। फिर फाइनली जो थर्ड है अपनी इक्वालिटी, क्या है थर्ड इनइक्वालिटी? बोलो बोलो। Y लेस देन इक्वल टू। y less than equal to यस, y लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो सिर्फ सिंगल वेरिएबल ही है, तो कितने पॉइंट चाहिए? एक या दो? एक पॉइंट। एक point एक ही तो एक पॉइंट। सपोज उस पॉइंट को अगर मैं ले लेता हूँ d, तो d क्या हो जाएगा? बोलो। 0,2। हाँ, 0,2 हो जाएगा क्योंकि वो y की वैल्यू है। ठीक है, 0,2। और 0,2 या y इक्वल टू 2, देखो ऐसा कुछ बनेगा। ये एक्स और वाई एक्सिस है, y1 और y2। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो किसको पैरेलल हो जाएगी? x एक्सिस को। ओके, गॉट इट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और चलो फिजिबल रीजन बताओ क्या आएगा? ओरिजिन साइड आएगा। क्योंकि अगर अब मैं यहाँ पे बाइक की जगह पे 0 रखूं तो 0 लेस देन और इक्वल टू 2। तो इक्वल तो नहीं है बट लेस तो है, तो ये ट्रू आ जाएगा। मतलब ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड। अच्छा, वो जो लास्ट में एक है ना नॉन नेगेटिविटी, उसका मतलब कोई बता सकता है? नॉन नेगेटिविटी का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x और y दोनों क्या है? पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव किधर होते हैं? x और y किस क्वाड्रेंट में होते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब अपना जो फाइनल आंसर आएगा ना वो हमेशा किधर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमको मेन टारगेट क्या है? एक्स और वाई फाइंड करना। और एक्स और वाई यहाँ पे बोल रहा है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब दे विल ऑलवेज बिलोंग टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अच्छा, यहाँ पे देखो कहीं कहीं पे पॉइंट नेगेटिव आ सकता है कई बार, बट आंसर हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे यू मे गेट सम नेगेटिव पॉइंट बट फाइनल आंसर विल ऑलवेज बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब कैसे वो देखो आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये अपना फर्स्ट स्टेप था। क्या किया हमने? टैबुलेशन किया। क्या किया? टैबुलेशन। tabulation इनइक्वालिटी, इक्वालिटीज, पॉइंट्स और फिजिकल रीजन। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है? इसी टैबुलेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब यहाँ पे देखो, फॉर्चुनेटली अपने को जो पॉइंट्स है ना वो सारे के सारे पॉजिटिव ही मिल गए। दिख रहा है ना? कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यू है क्या ए बी सी डी में? नो सर। नहीं। तो इसका मतलब अपना काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाएगा। बराबर। हमको
सेकंड थर्ड फोर्थ का रिक्वायरमेंट बोलो। नहीं है। नहीं है सर। बट मान लो अगर ये b जो है ना -5,0 था सपोज, तो ये थोड़ा सा x एक्सिस को हमको क्या करना पड़ता, लेफ्ट साइड में बढ़ाना बढ़ाना पड़ता वो -5 को अकोमोडेट करने के लिए। उसी तरह अगर y में कुछ नेगेटिव तो डाउन साइड पे इसको एडजस्ट कर लो। बट सिंस यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे पॉइंट से पॉजिटिव है, तो हमारा जो काम है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा और हमारा आंसर भी डेफिनेटली किधर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखो x की मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और y की भी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। तो हम स्केलिंग ऐसे 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेंगे तो काम हो जाएगा ना अपना। 1 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ पे स्केल लिख देंगे x एक्सिस y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट, इस पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, चलो बोलो पहला पॉइंट ए किधर आएगा, किधर आएगा पॉइंट ए, बोलो 0,5 ना, कहाँ आएगा 0,5, आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो किधर आएगा 0,5, ये y एक्सिस पे इधर अपना पॉइंट ए है, तो b5,0 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, कनेक्ट करेंगे, तो कौन सी लाइन बन जाएगी, लाइन, बोलो कौन सी लाइन बन जाएगी, लाइन ए बी, बराबर। यस सर। ये पहली लाइन हमने बना दिया ग्राफ पे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। चलो दूसरी लाइन x इक्वल टू 4, ये कैसी बनेगी, एक वर्टिकल लाइन बनेगी ना, ऐसा सीधा सीधा, इस पे एक ही पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सिर्फ हमको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, तो ये अपना पॉइंट है, इसी कुछ अपनी लाइन आ जाएगी, बराबर, सही है। यस सर। Yes, sir. ये x इक्वल टू 4, यहाँ पे मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, ये पॉइंट C है, ये B था और ये A। और फाइनली y इक्वल टू 2 कैसे बनेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू, थर्ड लाइन बन गई y इक्वल्स टू, समझा कैसे दिया ग्राफ पे। यस सर। Yes, sir. अब देखो मेन पॉइंट इसका क्या है, फोकस किस पे रखो, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है, फोकस किस पे रखेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ये छोटे छोटे रीजन्स बन रहे हैं, इनको एक एक करके नंबर दे दो, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, कोई भी ऑर्डर में नंबरिंग कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नंबर कर देंगे, ठीक है, ये हो गया नंबरिंग। अब नंबरिंग करने के बाद सबसे पहली लाइन कौन सी है अपनी, चलो पहली लाइन कौन सी है, ए बी। ये भी मतलब ये है ना, बराबर। यस सर। और ये क्या है, ओरिजिन। origin। तो ये फर्स्ट लाइन जो ए बी है उसका फिजिबल रीजन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉन ओरिजिन सर। नॉन ओरिजिन। मतलब ये लाइन का रीजन किधर है, नॉन ओरिजिन की तरफ। नॉन ओरिजिन मतलब ऊपर, ये ओरिजिन तो नीचे आ जाएगा ना इसका। तो ये लाइन के लिए, ये जो लाइन है ना, पूरे सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखो, एक ओरिजिन का साइड और एक नॉन ओरिजिन साइड। तो अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, नॉन ओरिजिन। नॉन नॉन ओरिजिन। तो
जो चाहिए वो रखेंगे और जो नहीं चाहिए ना उनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखो इस लाइन का ओरिजिन साइड हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए नॉन ओरिजिन साइड, बराबर। तो ओरिजिन साइड में कौन कौन आ रहा है, देखो कौन कौन से रीजन आ रहा है। अभी मैंने जो नंबरिंग किया ओरिजिन साइड पे 7 1 3 7 को 1 को और 3 को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 7 भी गया, ठीक है, 1 भी गया और 3 भी गया। ओके, नेक्स्ट लाइन कौन सा है, x इक्वल टू 4। ये लाइन है x इक्वल टू 4। ओके, और x इक्वल टू 4 के लिए फिजिबल रीजन कौन सा है, नॉन ओरिजिन। तो अगेन ये वाली लाइन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिन साइड है और राइट हैंड साइड नॉन ओरिजिन साइड है। तो हमको कौन सा साइड चाहिए, नॉन ओरिजिन, मतलब राइट हैंड साइड रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सब क्या कर देंगे, क्या ओरिजिन साइड वाले सब क्या कर देंगे, कैंसिल। उसमें से 1 और 7 तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, 6 और 2 को भी कर देंगे कैंसिल, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट लाइन है अपनी y इक्वल टू 2, ये वाली लाइन, इसका रीजन कौन सा है, ओरिजिन साइड। ओरिजिन साइड मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए या ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ। है ना, ओरिजिन इधर है तो ये चाहिए हमको, तो ऊपर वाला रीजन नहीं चाहिए, तो क्या कट हो जाएगा, रीजन नंबर 5। तो बचेगा क्या, सिर्फ रीजन नंबर 4। 4 कोई भी एक ही रीजन बचेगा लास्ट में। तो अपने केस में अभी क्या बच रहा है, रीजन नंबर 4, उसको हम क्या कर देते हैं, शेड। ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम है, इस रीजन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स है इसमें, ये रीजन में है ना, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये ऐसे कितने पॉइंट्स है इसमें, इस रीजन में, इनफाइनाइट। तो उन सारे पॉइंट्स पे ही आपको जो अपना कॉस्ट है ना, जो मिनिमाइज करना था, ये था ना मिनिमाइज कॉस्ट, तो इनमें से कोई भी पॉइंट लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम से कम होगा। मतलब x और y हमको कहाँ से लेना है, 4th रीजन से। 4th रीजन से, तो ही अपना कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। बट अभी सवाल ये है कि इसमें तो इतने सारे पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स, इसमें से अपने काम का कौन सा है, सभी पे मिनिमम आएगा नो डाउट, बट उसमें भी मिनिमम में भी जो मिनिमम मोस्ट है वो कौन सा होगा। तो उसके लिए अभी देखो आगे हमको किधर बढ़ना है, 3rd स्टेप पे। इतना समझ में आ गया कि अपना आंसर यही रीजन में से कुछ होने वाला है, बराबर। बट इस रीजन में से क्या, तो उसके लिए देखो सबसे पहले इसके जो कॉर्नर्स है ना उसको ऑब्जर्व करो, एज। तो एक कॉर्नर क्या है, ये जो रीजन हमको मिला 4th रीजन, एक एज कौन सा है, B बी। एक एज इधर है और एक एज इधर है, बट ये दो नए एज है, ओके, ये दो नए पॉइंट है, तो इनको कुछ नाम दे दो। तो एक को नाम दे दो M और एक को नाम क्या दे दो, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अगर रीजन नंबर 1 होता तो मान लो अपने को रीजन नंबर 1 बचता, ठीक है, तो अपने एच कौन कौन से होते, O C M, फिर इसको कुछ नाम दे देते हम, सपोज ये P होता तो O C M P और D D। अच्छा इसमें देखो ये जो रीजन नंबर 1 है ये बाउंडेड है, दिख रहा है, बाउंडेड है। बट ये जो अभी हमको रीजन मिला ये क्या है, ओपन। अनबाउंडेड। हाँ ये चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा ना। तो जब बाउंडेड रीजन रहेगा ना तो उसको कैसे लिखने का, सपोज O से मैंने स्टार्ट किया तो O C M P D वापस O पे लेके आके खत्म कर देने का, ठीक है। बाउंडेड रीजन तो लिखने का तरीका क्या है, O C M, मान लो ये पॉइंट P है तो O C M P D O ऐसे लिखेंगे, मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पे आके वो खत्म भी हो रहा है, तो वो बाउंडेड रीजन है। बट हमारा रीजन कैसा है, अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड में सिर्फ कैसे लिखेंगे, बी एम एन या एन एम बी, कोई भी ऑर्डर में लिख दो, बी एम एन लिखो या एन एम बी,
तो वो समझ में आ जाएगा कि ये अनबाउंडेड है। अगर इसको किसी ने बी एम एन भी लिखा होता तो सामने वाले को क्या समझ में आ जाएगा कि ये रीजन कैसा है, बाउंडेड। बाउंडेड है। और अगर ये बी एम एन लिखा है सिर्फ, तो भी सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये अनबाउंडेड रीजन है। समझ में आया कैसे लिखने का। तो अपना जो केस है वो कौन सा है, बी एम एन अनबाउंडेड। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, कॉमन फिजिकल रीजन। फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन। तो क्या है अपना कॉमन फिजिबल रीजन, कॉमन फिजिबल रीजन इज बी एम एन। अच्छा अभी ये सेकेंड स्टेप था अपना, बराबर। कौन सा स्टेप था, स्टेप नंबर स्टेप 2। 2। अब स्टेप नंबर 3 में देखो, ये जो अपने को कॉमन फिजिबल रीजन मिले हैं ना, इसमें कितने पॉइंट्स है, 3, जिसमें से एक हमको ऑलरेडी पता है, बी 5,0। एम और एन नहीं पता है ना, ये नए पॉइंट है ना एम और एन। तो अभी थर्ड स्टेप में क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम और एन। बहुत सिंपल है, देखो एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये चेक करो कि एम कौन सी दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बन रहा है। तो एम का, एम जो है वो किन दो लाइन से मिलके बन रहा है, बताओ। हम्म, बताओ। एक तो ये लाइन ए बी, बराबर, और एक ये वर्टिकल लाइन। मतलब कौन सी दो लाइन का इंटरसेक्शन है वो, पॉइंट एम, बोलो। ए बी एन सी। ए बी हाँ, एंड सी। मतलब लाइन ये x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 4। अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके जो x और y की वैल्यू मिलेगी ना, वही m का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। और ये तो सॉल्व करना भी एकदम इजी है। देखो इसमें x तो सीधा मिल ही गया, x कितना है, 4। तो x को यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y पे मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो अब ये देखो पूरा सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है। जिनको सॉल्व करके बताना है वो बता भी सकते हैं, और नहीं बताए तो भी चलेगा। डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, m का कोऑर्डिनेट क्या है, 4,1। अच्छा अभी कोई n के लिए बताओ, बोलो n के लिए किन दो लाइन का इंटरसेक्शन है n, सी एंड डी। यस सी एंड डी। मतलब x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। अब ये तो और भी इजी हो गया, इसमें तो दोनों वैल्यू रेडीमेड ही मिल गई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2। तो इसका मतलब n का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4,2। तो क्या हमको जो अपने कॉमन फिजिबल रीजन के एज हैं या कॉर्नर्स हैं, उन सबके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, बोलो यस और नो। यस सर। यस। बी तो ऑलरेडी हमको मालूम ही था। तो जो नए पॉइंट्स है एम और एन, उनको हमने चेक किया कि वो किन दो लाइन के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो वो भी कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। तो ये अपना क्या है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 1 was tabulation, step number 2 was graph, step number 3 was finding the coordinates of unknown corner points। अब लास्ट स्टेप देखो, अपने अपने को मेन चाहिए क्या था, ये कॉस्ट मिनिमाइज करना था, है ना, बराबर। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है क्या, z इक्वल्स टू 20x प्लस 6y। तो अभी लास्ट में देखो मैं उसी को कंसिडर कर रहा हूँ, मिनिमाइज z इक्वल्स टू 20x प्लस 6y। अब क्या करो, इसमें एक छोटा सा टेबल बना दो, ठीक है। ये टेबल में
एक कॉलम में आएगा पॉइंट, एक कॉलम में ये z की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें पॉइंट्स कौन से लेने का मालूम है? ये जो अपना कॉमन फिजिबल रीजन था ना, हाँ, उसके जो एज, तो कौन कौन थे एज पे? बोलो बोलो। B M N. बी एम और एन, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या था? बी का कोऑर्डिनेट 5, 0। फिर एम, एम का कोऑर्डिनेट 4, 1 और एन का कोऑर्डिनेट क्या था? बोलो, एन का क्या है? 4,2. 4,2। अब ये जो z की वैल्यू है ना, इस पे क्या करो, b पॉइंट के लिए x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, तो क्या है कि z की करस्पॉन्डिंग वैल्यू b के लिए 20 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा आंसर? 100। फिर m पे z की वैल्यू क्या आएगी? 20 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1, तो क्या आ जाएगी? 86। और n पे क्या आएगी? 20 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 2, क्या आ जाएगा आंसर? 92। अब देखो ये मिनिमाइज करना था ना, तो ये जो आंसर्स मिले ना z के, इनमें सबसे मिनिमम क्या है? 86. 86. तो z मिनिमम इज 86 एट विच पॉइंट? M. M. m 4, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ मालूम है? वो हमको जो ब्रिक बनानी थी ना, ब्रिक, वो ब्रिक बनाने का मिनिमम कॉस्ट कितना होगा? 86 rupees. इससे कम हो ही नहीं 86. सकता, मिनिमम इतना तो खर्चा आएगा ही आएगा। और इतना मिनिमम खर्चा करने के लिए, इतना मिनिमम कॉस्ट के लिए, वो ब्रिक में सीमेंट कितना होना चाहिए 4 kg. और सैंड कितना होना चाहिए? 1 kg. 1। इसके अलावा तुम लोग कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करोगे ना, तो या तो कॉस्ट 86 से ज्यादा मिलेगा, और या अगर कॉस्ट 86 से कम आ भी गया ना, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो इतनी मैक्सिमम नहीं होगी जितनी इस कॉम्बिनेशन से मिलेगी। तो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है वो ब्रिक के लिए? तो उस ब्रिक में सीमेंट 4 kg होना चाहिए, सैंड 1 kg होना चाहिए, और ये कॉम्बिनेशन यूज करने पे एक ब्रिक का मिनिमम कॉस्ट अपने को क्या बैठेगा? 86 rupees. 86 रुपीज का। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको 86 रुपीज से कम खर्चे में जो स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके दे। तो ओवरऑल समझ में एलपीपी काम कैसे करता है कॉन्सेप्चुअली? Yes, sir. तो हालांकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस नहीं है, ये 6.2 है, बट 6.2 का मैंने क्वेश्चन नहीं लिया। मैंने क्वेश्चन कौन सा लिया? 6.1 का जो लास्ट हम लोग ब्रिक वाला कर रहे थे ना, उसी को मैंने बता दिया कि ये सॉल्व कैसे होता है अकॉर्डिंग टू 6.2, ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं। तो टोटल कितने स्टेप्स है? 4। पहला टैब्यूलेशन, दूसरा ग्राफ, ग्राफ के बाद जो फिजिबल रीजन मिलेगा हमको, कॉमन फिजिबल रीजन, उसमें जो अननोन पॉइंट्स होंगे, नए पॉइंट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे थर्ड स्टेप में, और लास्ट स्टेप में हर कॉर्नर पे z की वैल्यू चेक कर लेंगे। मिनिमाइज है तो इसमें से मिनिमम ढूंढ लेंगे, और अगर ये मैक्सिमाइज होता तो इसमें से कौन सी वैल्यू ढूंढ लेते? Maximum. तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज सबका प्रोसीजर सेम ही है एग्जैक्टली, सिर्फ लास्ट में सेलेक्ट कर दो, मिनिमाइज के लिए मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमाइज के लिए मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी ये जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा लिख लो, और अगर बीच में कुछ डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क। देखो एक साथ मैंने 4 स्टेप बता दिए, तो अगर ग्राफ पे कहीं पे फंसोगे तो पूछ लेना, ठीक है? ओके एवरीवन, Yes, sir. स्टार्ट करो। डन एवरीवन, लिख लिया सबने? Yes. अब देखो जिन्होंने ये लिख लिया है ना,
तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्व करो फटाफट। मैक्सिमाइज यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 11x प्लस 8y और कंस्ट्रेंट्स हैं x लेस देन और इक्वल टू 4, y लेस देन और इक्वल टू 6, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 6। अपना 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। और ऑफ कोर्स ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट भी दिया है, मैंने लिखा नहीं है, बट ये भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोज हु आर डन विद दिस क्वेश्चन वो हेडिंग दे दो 6 पॉइंट, हालांकि 6.2 का ही था ये भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2। बस इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे तो समझ लो तुम लोग का ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है एलपीपी का 6.2 और 6.1 को और मिल गया। सेकंड का आंसर एवरीवन? हेलो, कर रहा हूँ सर। किसी को आया आंसर सेकंड का? anyone got the answer? anyone got the answer? आंसर मिला के सेकंड वाले का? आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर आ रही। Yes, sir. अब देखो सेकंड हो गया ना, एक लास्ट करते हैं आज के लिए और फिर वाइंड अप करते हैं। लास्ट कौन सा करना है मालूम है तुम लोग को? वो जॉन वाला था मालूम है, स्पीड। अरे उसमें मैक्सिमाइज क्या था? z इक्वल्स टू x प्लस वाई, है ना? और पहला कंस्टेंट क्या था? 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल टू 600। और दूसरा कंस्टेंट क्या था? x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 90 लेस देन और इक्वल टू 1। बराबर यही था ना? बोलो। यस सर। तो अब इसको देखो, सॉल्व करने के लिए इस पे 2 पॉइंट अगर चाहिए तो a और b, a के लिए x को अगर मैं 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा? 75। और b के लिए इसको 0 रख दूं तो 5 1 जा 5, 120 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली लाइन के लिए अगर 2 पॉइंट लेना है c और d, वो c को 0 x को 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा बोलो इसमें? अगर x को 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। 90। ऐसे ही अगर y को 0 रखते ही तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। इसमें स्केलिंग बस यही 4 पॉइंट है। स्केलिंग के लिए क्या करो, x एक्सिस और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर को कितना ले लो? कितना लेना चाहिए? 30। 30 से बेटर है 15 ले लो। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 120। तो यहाँ पे 15, 30, 45, 60, 70, 90। वाई पे तो 90 तक ही जाना है। फिर आगे तुम लोगों को मालूम है इसमें एक अननोन पॉइंट आएगा। वो अननोन पॉइंट फाइंड करने के लिए तुम लोग को 2 इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे वो अननोन पॉइंट मिल जाएगा, फिर उन सबको z में सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एंड दैट विल बी योर आंसर। क्लियर? सिंपल है, लॉजिक समझ में आ गया, पूरा कॉन्सेप्ट समझ Yes, में आ गया फर्स्ट का और सेकंड का। बट देखो एग्जाम में 6.1 के चांसेस ज्यादा है, 6.2 के आने के चांसेस कम है। बट आई होप दोनों में से कुछ भी आ जाए तो तुम लोग इजीली आंसर कर सकते हो। ठीक है, यस सर। तो ये कर लो yes, sir. कंप्लीट। तो बाकी कल के लेक्चर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 भी हो गया, समझ लो। मैच 2 6 हो गया ना। 7th एक छोटा सा ही चैप्टर है, तो 7th है ना। अब इसमें क्या बचा है? 7th और 8। 7 छोटा सा है, 8 थोड़ा लेंथी है, तो क्या बोलते हो 7 कंप्लीट करवा दूं
उसके बाद मैथ्स 1 पे जंप करूं, इंटीग्रेशन। यस सर, यस सर। फिर इंटीग्रेशन चालू हो जाएगा ना, तो वही कंटिन्यू चलता रहेगा, थोड़ा लेंदी है वो। तो हाँ ठीक है, ऐसे ही करते, 7th वाला कर लेंगे कल। विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करके वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अब ये लिख के कंप्लीट करो।